राम राम दोस्तों, ये जियोग्राफी की दूसरी वीडियो है जो अपन आज बना रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपन बना चुके हैं जिसमें लगभग 25 सवाल अपन ने सॉल्व किए थे। विश्व के भूगोल के कुछ सवाल जो अपन एसएससी जीडी एमटीएस वगैरह में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है इस सवाल से अपन प्रारंभ करेंगे। ये वाला जो सवाल है ये पिछली वीडियो में अपन ने लास्ट सवाल लिया था, ये वाला। इसके बाद जो अगला सवाल है प्रारंभ करते हैं अपन आज की वीडियो से, ठीक है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप लोग को पता है, जिन्होंने जियोग्राफी थोड़ी सी पढ़ी हुई है, पृथ्वी पे दो प्रकार के बल हैं। एक तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, एक पृथ्वी के बाहर से। जो अंदर से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जनित कहते हैं। इनने क्या पूछा है? आंतरिक भाग में। और जो बाहर से उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनित कहते हैं। आंतरिक जो बल हैं और बहिर्जनित जो बल हैं उनमें अंतर क्या है? मेन चीज आप ये पढ़िएगा कि पृथ्वी के अंदर लावा या मैग्मा भरा हुआ है। अगर लावा या मैग्मा का फ्लो विपरीत दिशा में होता है तो ये जो पृथ्वी की प्लेट है, प्लेट का मतलब है स्थल मंडल की परतें, ये भी अलग अलग दिशा में जाएंगी। और अलग अलग दिशाएं में जाएंगी तो बीच में पड़ेगी दरार। इस दरार से होकर लावा बाहर निकलेगा, जिससे क्या होंगे? ज्वालामुखी फटेंगे। तो मतलब कहने का ये है बेसिकली कि अंतर्जात बलों से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और अंतर्जात बलों से ही भूकंप आते हैं। कैसे भूकंप आते हैं ये आप देखेंगे कि अगर ये प्लेट ए है, ए प्लेट बी है, और लावा जो है ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लेटें भी सेम डायरेक्शन में आएंगी और दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी। और प्लेटों के टकराने से क्या होगा? कंपन। उसी कंपन को अपन क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो ज्वालामुखी भूकंप अंतर्जात बलों से है। और इन बलों से पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? प्लेटें टकराएंगी तो बीच का हिस्सा जो है वो ऊपर उठेगा, जिससे पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। ये आप लोग को प्लेट विवर्तनिकी नामक टॉपिक में पढ़ाया जाता है। तो ये सवाल का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? अब आपको पवन पता होना चाहिए इसके लिए। पवनें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं स्थायी पवनें। ऐसी पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं, परमानेंट विंड। एक होती है स्थानीय, एक होती है मौसमी, ठीक है। स्थानीय कहते हैं लोकल, मौसमी कहते हैं सीजनल, इनको कहते हैं परमानेंट। ऐसी पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलेंगी स्थायी पवनें कहलाएंगी। स्थानीय ऐसी पवनें जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में चलती हैं तो उनको क्या देते हैं? लू। एक सहारा मरुस्थल अफ्रीका में उसमें चलती हैं तो उनका नाम है सिराको। ऐसे अलग अलग जगहों पर जिन पवनों के नाम अलग अलग होते हैं उन्हें कहते हैं स्थानीय पवनें। मौसमी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। जैसे समुद्र की ओर से चल रही हैं स्थल की ओर तो अलग नाम है, स्थल या जमीन की ओर से समुद्र की ओर चल रही हैं, आपने नाम सुना होगा जल समीर, थल समीर, पर्वती समीर, घाटी समीर। ये सब किसके उदाहरण हैं? मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। अगर नहीं सुने हैं तो जब अपन जियोग्राफी की लेक्चर वाइज जियोग्राफी टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा उसमें, ठीक है। स्थायी पवनें क्या होती हैं? ऐसी पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। और ये तीन प्रकार की होती हैं, ए, बी, सी। ये पवनें हैं व्यापारिक। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें, इन्हीं को कहते हैं आप पुरवैया या पूर्वी पवनें। दूसरी होती हैं पछुआ पवनें, क्योंकि इनकी दिशा पश्चिम से है। और तीसरी होती है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें जो उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों में बिल्कुल 90 डिग्री 60 से 90 के बीच में, 65 से 90 के बीच में चल रही होती है, ठीक है। इन्हें कौन सी पवनें कहते हैं? ध्रुवीय पवनें। तो ध्रुवीय पवनें जो है वो अत्यधिक ठंड में चलती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? ये हो जाएगी आपकी ध्रुवीय पूर्वी पवनें। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? ये तो समझाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है। वीनस है, जिसको आप हिंदी में शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये वाला उत्तर रहेगा इसका। शुक्र ग्रह के और भी नाम है, ये मैंने वैसे मेंशन किया है हर ग्रह के बारे में कुछ एक दो पॉइंट, तो आगे आने वाला है तो मैं यहाँ नहीं समझा रहा, उसी में बताऊंगा आपको। ये एमटीएस में आया है 3 मई को। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? अब आप इसका उत्तर लिखने से अच्छा है कि 2 ग्रहों के नाम ही लिख दो। कौन से भैया? शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो उल्टे चलते हैं, सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। जैसे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं सभी ग्रह,
और ये जो ग्रह हैं ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। तो अन्य ग्रहों के विपरीत दो ग्रह घूमते हैं, एक है शुक्र और एक है आपका अरुण ग्रह। दूसरी ओटी क्या बनती है, एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरी ओटी है इस ग्रह के ऊपर कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, बुध को कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस। तो मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी सैटेलाइट या कोई भी उपग्रह नहीं है। अब इसमें देखिएगा या तो बुध दिया होगा या शुक्र दिया होगा, इनने दिया है शुक्र, ये लगा दिया। कल को ये शुक्र को हटा सकता है, इसकी जगह क्या लिख सकता है, बुध लिख सकता है। बात तो बराबर है, दो ग्रहों के उपग्रह है ही नहीं। चलिए, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेम कहानी सर। सतह के नीचे आएंगे तो अंतर्जात कहेंगे, और सतह या सतह के ऊपर आएंगे तो उन्हें बहिर्जात बल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखो सवाल ये इस प्रकार के बने हैं, बहुत सवाल आ गए, ये लगभग तीसरा सवाल है। इसके पहले जो वीडियो बनाई थी इसमें भी ऐसा सवाल था एक। महाद्वीपीय संहति, अब इसको आप नहीं समझते हैं तो महाद्वीपीय संहति का मतलब होता है क्रस्ट। अच्छा ऐसे समझो, मैंने पहली वीडियो में बताया है वैसे आपको। पृथ्वी जो है उसकी तीन परतें हैं। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तीन। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। दूसरी जो परत है उसको कहते हैं भूप्रवार, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल। सी क्रोड, इंग्लिश में कहते हैं कोर। पृथ्वी कितनी परतें हो गई हैं, तीन परतें। अब ये तीन परतें हैं जिसमें इसकी बात हो रही है भूपर्पटी की, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, महाद्वीपीय संहति, मतलब पहली परत। ये तीनों परत किसी ना किसी तत्वों से मिलकर बनी है। तो जो पहली परत है वो मिलकर बनी है सियाल से, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, तो कह दिया सियाल। दूसरी जो परत है वो बनी है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा। तीसरी जो है वो बनी है निकेल और आयरन, नीफे। तो ये याद कर लीजिएगा, सियाल, सीमा और नीफे, ये तीन परतों का क्रम हो गया। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकेल आयरन, ये तीन परतों का हो गया। अब इनने पूछी है महाद्वीपीय संहति पहली परत, तो पहली परत बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से या एल्यूमिना। दूसरी जो बनी है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। तीसरी निकेल और आयरन से। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसने पहली परत पूछ ली है 8 मई को, हो सके अगली शिफ्टों में क्या पूछ सकता है, ये दूसरी परत के बारे में या तीसरी परत, या वो पूछ ले पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर की परत किन तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, आगे सरल है सवाल, आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे, आराम से बनेंगे। ये मैंने कोई सवाल छोड़ा नहीं है इसमें कि सरल सरल लिए हो, बिल्कुल शिफ्ट वाइज लिए गए हैं। सरल है, कठिन है, सब ऐसे ही। ऐसे हिस्ट्री की बनेगी आपकी, एमटीएस की, सीएचएसएल वगैरह की, जो रेलवे आ रहा है उसकी, सबकी बनाएंगे अपन। निम्न में से कौन सी परत पर पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है। तो ये कौन सी परत है जो तीन परतों में से एक नहीं है, या वायुमंडलीय परत टोटल कितनी है, 5। पृथ्वी की जो स्थल मंडल की परतें हैं वो 3 हैं, भूपर्पटी, भूप्रवार और क्रोड। और जो वायुमंडलीय परतें हैं वो कितनी हैं, 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे करके 5 परतें अपन पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। अब आपको पता है सबसे निचली जो परत है उसको आप क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरी जो परत है समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर इसके ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर आती है बाह्यमंडल। ये अंतःमंडल करके कुछ भी नहीं है। तो इसने नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कौन सी नहीं है, तो ये वाली नहीं है। 3 नाम दे दे कौन सी है, तो हम 5 परतों में से नाम ढूंढ लेंगे कि भैया कौन सी है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त कहां पर स्थित है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, खासकर जो थोड़ा बहुत कंपटीशन पढ़े उनको तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरियाना ट्रंच जो है ये प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पास में है। 11,034 मीटर की गहराई है और विश्व का सबसे गहरा गड्ढा या गहरा गर्त इसी को माना गया है। ठीक है, तो ये कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये सवाल देखिएगा, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये 10 मई को पूछा गया एमटीएस में। अब रोपण कृषि क्या होती है वो समस्या नहीं बन जाए इसके लिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया। आप इससे आराम से सवाल भी बना पाएंगे और ये समझ भी पाएंगे रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि का मतलब ये देखो,
यह एक वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक मतलब जो धंधे के लिए, व्यापार के लिए की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, चाय, कॉफी, काजू, रबर, ये केला, कपास, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब हैं आपके रोपड़ कृषि के उदाहरण। और रोपड़ कृषि जो है विश्व में गर्मी वाले क्षेत्रों को, जिसको आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उगती है। रबड़ वाला एक बार सवाल बना था, रबर जो है उसके उत्पादन के लिए कैसा क्षेत्र चाहिए? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। जिनको उष्ण और शीतोष्ण नहीं पता भैया, पृथ्वी आपने जब पढ़ी होगी तो उस पृथ्वी में आप देखते हैं कि 0 से 25 तक का जो एरिया है नॉर्थ में, और 0 से 25 तक का जो एरिया है साउथ में, इस एरिया को कहते हैं उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ती हैं, तो गर्मी की मात्रा ज्यादा है। और इसी को आप एक और नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। या तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कह देंगे या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर 25 से 65 के आसपास ये पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण। मतलब यहाँ पे क्या आने लगेगी? ठंडी आने लगेगी। इस एरिया में भी ठंडी आ जाएगी। और शीतोष्ण के बाद जहां बर्फ जमी रहती है उसको कहते हैं 90 डिग्री के आसपास ध्रुवीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ध्रुवीय। तो जो जैसी फसल है उसी के आधार पर उनका क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ ले वो कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में उगता है, शंकुधारी वन कहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ की बारिश होती है तो वो ऐसे क्रिसमस पेड़ की तरह उनका शेप बन जाता है, इस प्रकार से वो सवाल बना देता है। तो कौन सी फसल किस क्षेत्र में है, तो आप इससे सवाल को आराम से बना पाएंगे। चलिए, तो इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये टिक इस वजह से कर रहा कि वीडियो में पहले बोल रहे थे आप लोग के टिक नहीं कर पाया था मैंने 1-2 सवाल। चल, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं? अब आपको पता है कि कोई भी चीज है, जैसे मैं कोई टॉर्च ले लूं, ये मान के चलिएगा ये रिमोट नहीं है, ये टॉर्च है, और इस एरिया में इसमें जो है टॉर्च का उजाला मार रहा, तो उजाला अगर बीच वाले एरिया में मार रहा होगा तो जो परछाई है वो बराबर बनेगी। सेम कहानी पृथ्वी की है। अगर बीचों बीच सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर। और बीचों बीच कब पड़ती हैं? 2 दिशा या 2 आपको समय की तारीख बताई गई थी, एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर। पहली वीडियो फिर से देखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं या ऐसी तारीख हैं जिन पर पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी काय पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां दिन और रात बराबर होते हैं। और अगर वो तारीख पूछना चाहे तो 21 मार्च और 23 सितंबर, यहां पर पृथ्वी पर दिन और रात कैसे हैं? बराबर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? अब इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जो है दोनों एक ही नाम है, तो ये आपके लिए कुछ फैक्ट ऐड करे गए हैं ग्रहों के, ये आप पढ़ लीजिएगा, इससे समस्या नहीं बनेगी आपकी। पृथ्वी जो है जल की उपस्थिति के कारण उसको किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। बृहस्पति पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए बृहस्पति को पीला ग्रह, बृहस्पति मतलब जुपिटर, इसको कैसा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह। और एक एसएससी जेई में आया है 2019 में कि गैस दानव के नाम से किसको जानते हैं? तो गैस दानव के नाम से भी कौन से ग्रह को? जुपिटर या बृहस्पति को जाना जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल। शुक्र, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में वीनस, ये पृथ्वी की बहन है, भोर का तारा, शाम का तारा और सुंदरता की देवी। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अच्छा, ये चीज और, सूर्य सूर्य के पास मरकरी सबसे पहले आता है जिसको अपन कहते हैं बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी। ठीक है, तो आप खुद ही देखिएगा कि अगर ये रूम हीटर है और कोई ये बंदा उसके पास में बैठा है, एक बंदा उससे थोड़ा दूर बैठा है, तो गर्म ये वाला होना चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। तो सबसे गर्म ग्रह कैसा है? शुक्र है। जब सूरज उगता है और डूबता है तब थोड़ा सा लाल सा दिखाई देता है, लालिमा होती है उस पर, ऐसे ही सेम इस पे भी होती है, ये गर्म इतना है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शाम का तारा, भोर का तारा, सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह। ठीक है, अब ये जो शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। जो मरकरी है उस पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो गैसा नहीं होगी, गैसा नहीं होंगी तो जो सूरज की गर्मी आ रही होगी वो गर्मी टकराएगी और टकरा के वापस लौटेगी। और गैसें क्या करती हैं? जब गर्मी टकरा के वापस लौटती है तो उसको पकड़ लेती है, गैसों के कण गर्मी को पकड़ लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। इससे वायुमंडल क्या होता है?
गर्म, और जहां पर गैस नहीं होंगी वहां पर गर्मी भी नहीं होगी। जैसे एक परत पड़ी थी आपने मध्य मंडल, वहां पर कोई गैस नहीं होती, कोई गैस नहीं होती तो वहां गर्मी भी नहीं है। इसलिए पूरे वायुमंडल की परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल मानी जाती है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर तो शुक्र है ही, आप समझ गए होंगे। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह और हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह क्यों? क्योंकि इस पे मीथेन पाई जाती है। और ये वाला सवाल पूछा गया एफ कैट में 2021 में। एफ कैट क्या होता है? एयरफोर्स एक ग्रेजुएशन लेवल का पेपर लेती है जिसको एफ कैट कहते हैं। ये लगभग 300 नंबर का पेपर है और इसमें इंग्लिश मीडियम होता है ये पेपर, इसमें हिंदी में सवाल नहीं पूछे जाते। अच्छा पेपर है, आप चाहो तो दे सकते हैं इसको। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण, और इसको पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं। मार्स को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? पुत्र कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और जिनको नहीं पता है तो लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। शनि ग्रह, शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं। और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि। इसके बारे में बोला जाता है कि शनि ग्रह जो है ये इतना हल्का है कि इसको अगर समुद्र में छोड़ दें तो बलून की तरह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, इतना ज्यादा हल्का है क्योंकि गैसों का आवरण है। और तीसरा रिंग प्लानेट, आपको पता है शनि ग्रह के साथ चारों ओर 7 रिंग पाई जाती बलय, इसलिए इसको बलय वाला ग्रह, बलय वाला ग्रह या रिंग्ड प्लानेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा जो है वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति या जुपिटर सबसे कैसा है? बड़ा है। और आपका बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति के बारे में एक पॉइंट और था पिछली वीडियो में, इसका जो घूर्णन काल है वो सबसे कम है। किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है? तो बृहस्पति का घूर्णन काल सबसे कम है। घूर्णन काल क्या होता है बता चुका हूं। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? ये आपको पता है, सेम हो सके ये वीडियो फिर से आई है। मध्य मंडल, यह सवाल फिर से रिपीट हुआ है। मध्य मंडल क्या है भैया? वायुमंडल की निचले स्तर से जाएंगे अपन तो तीसरी परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल में कोई भी गैस नहीं है, इसलिए ये कैसी है? सबसे ठंडी परत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और सुन लीजिएगा। महासागरीय धाराएं, जल धाराएं पृथ्वी पर जो चलती हैं जमीन पर उन्हें हवाएं कहते हैं, और समुद्र में जो चलती हैं उन्हें ओशियन करंट या जल धाराएं कहते हैं। और जल धाराओं में एक आपने नाम सुना होगा जो आपने ग्रीनलैंड और यूरोप के यहाँ चलती है, उसका नाम है लेब्राडोर। एक जल धारा कौन सी है? लेब्राडोर। इसको यूरोप का कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गर्म जलधारा है, इससे मौसम जो है वो सुहावना हो जाता है। एक हरमटन सुनी होगी आपने, हरमटन अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में चलती है और ये फिर आती है उस साइड, सहारा मरुस्थल साइड। इसको आप डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। एक आपने नॉर्वेस्टर सुनी होगी, मतलब आपको पढ़नी होती है कैनरे की जलधारा, ओयासियो जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है, पेरू की जलधारा। निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी है, निम्न में से कौन सी जलधारा जो है वो गर्म है, इस प्रकार से ओटी बनती है। तो आप गूगल करिए विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं, लिख लीजिएगा। और विश्व की प्रमुख गर्म जलधाराएं, ये भी लिख लीजिएगा। 2 पैटर्न हो गए। तीसरा ये बन सकता है कि ये जो जलधारा है वो किस समुद्र में चलती है, जैसे लेब्राडोर प्रशांत महासागर का हिस्सा है कि हिंद महासागर का है कि अटलांटिक का है, ऐसे करके। तो कौन सी जलधारा कौन से महासागर में बहती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब इसका उत्तर तो हमें पता है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। लेकिन इसके बाद जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बांग्लादेश है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि रबर, इसका उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? थाईलैंड है, ऐसे करके। हाँ, कॉफी, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सर ब्राजील है। ऐसे कुछ 4-6 चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉफी में ब्राजील आगे है, रबर में थाईलैंड आगे है। हाँ, बाकी आपको पता ही है चीन किसमें है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं? ये आपको थोड़ा सा ऐसे पढ़ा, याद करिएगा। पिछली क्लास अपन ने इस प्रकार का एक चित्र बनाया था। ऊपर के हिस्से को कहते हैं अपन अंगारा लैंड। पहले पूरी पृथ्वी को पेंजिया कहते थे,
ऊपर का हिस्सा जो है वो अंगारा लैंड कहलाया, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और जो बीच में हिस्सा खाली रह गया, इसमें बारिश का पानी भर गया, इस सागर का निर्माण हुआ, इसको पेंथालासा नाम दिया गया, और इसी से बना था एक सागर जिसका नाम है तैथिज सागर। ये सब आपको पता है। ये एक वैज्ञानिक की थ्योरी है जिसको आप वैगनर कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ वैगनर या वैगनर की थ्योरी है ये, जिसने बताया था कि इस प्रकार से जो है वो पृथ्वी के महाद्वीप बने हैं 7। और ये 2 हिस्से जो हैं आगे चलकर कितने हिस्सों में बन गए? 7 हिस्सों में। इन 7 हिस्सों को क्या कहा गया? महाद्वीप कहा गया। और ये जो महाद्वीप है 7, इसके बाद महासागर कितने हैं? टोटल 5 महासागर हैं। महासागर को आप ओशियन कहते हैं। तो ओशियन 5 बने, और महासागर महाद्वीप कितने बने? 7 महाद्वीप बने। महाद्वीप जो है इनमें सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटे की बात करें वो तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे वो पूछ लेता है। अब विज्ञान के लिए समर्पित का मतलब ये है कि जहां पर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, खोजबीन ज्यादा है या चल रही है अभी भी, तो अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां पर खोजबीन चल रही है अभी। ठीक है, अपनी भी अंटार्कटिका में क्या है? 3 अपन ने प्रयोगशालाएं खोली थी, मैत्री, भारती, और एक कौन सी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो कौन सी है? ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका है। इस अंटार्कटिका के बारे में 1-2 पॉइंट और है। श्वेत महाद्वीप कहते हैं, छुपा हुआ महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को, है ना। अफ्रीका काला महाद्वीप कहते हैं, और अंध महाद्वीप कहते हैं इसको। उत्तर अमेरिका नई दुनिया का देश इसको कहते हैं, नई दुनिया का देश। यहाँ पे एक जनजाति फेमस थी, आपने सुना हो तो, रेड इंडियन, पेपर में आ रही है कई बार। एशिया, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत जो है इसी का हिस्सा है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की निम्न में से किस परत में पाई जाती है? सबको पता है सर, ये वायुमंडल की सबसे पहली जो परत है ये क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल से हम आएंगे दूसरी परत की ओर, ये समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल जो है इसी मंडल में एक परत है, ये समताप मंडल जो है इसमें मिलेगी आपको ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी जो रेज हैं, यूवी रेज मतलब परावैंगनी किरणें, उनको रोकने का काम करती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत में एक होल देखा गया था, ओजोन छिद्र कहते हैं जिसको, और ये होल कहां देखा गया था? अंटार्कटिका में। ओजोन परत के ऊपर कई सारे सम्मेलन हुए हैं। आपने सम्मेलन का नाम सुना होगा, वियना जो है वो प्रोटोकॉल हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल वगैरह, ये नाम सुने होंगे आपने। ये सब इसी से संबंधित हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉबसन यूनिट में मापी जाती है। कौन सी यूनिट में? डॉबसन इकाई। इससे क्या नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ठीक है, आगे। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वायु गर्म करने पर होती है और ठंडा करने पर होती है। कुछ नहीं है, वो पूछ रहा है कि अगर किस, वायु तो छोड़ो सर, पानी ले लो, कोई भी चीज ले लो, अगर अपन गर्म करेंगे तो चीजें फैलेंगी। गर्म करते हैं तो क्या होता है? चीजें फैलती हैं, और ठंडी में चीजें सिकुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म किया, फैलता गया, और गर्म करते गए तो भाप बनता जाएगा और वो ज्यादा एरिया में फैल जाएगा। और जब आप ठंडा करेंगे, वो भाप जो है पहले पानी बनेगी, पानी बनने के बाद बर्फ बनेगी तो संकुचित हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तापमान बढ़ाने पर किसी भी चीज का आयतन या द्रव का आयतन बढ़ जाता है। ये थोड़ा फिजिक्स में जा रहे हैं अपन, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने अगर तापमान बढ़ा दिया तो तापमान बढ़ाने से क्या हुआ? कोई भी द्रव चीज है वो गैस में बदलेगी, और गैस में बदलेगी तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम, ये बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि जगह ज्यादा घेरेगा। कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है उसी को तो उसका आयतन कहते हैं, जितनी जगह में वो घेरी हुई है। अब द्रव है, वो द्रव गैस में बदल गया तो जगह बढ़ गई। वही सेम कहानी यहाँ है। अब वायु को आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगी, और फैलना मतलब प्रसारित हो जाएगी। कहाँ गया प्रसारित? पहले क्या किया है? गर्म, गर्म में क्या हो गई? प्रसारित हो गई। अब ठंडा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका उल्टा कर देंगे, वो उल्टा कैसे कर दें?
कि गर्म की जगह यहाँ पे वो ठंडा कर दे और यहाँ पे भी क्या कर दे, गर्म कर दे। अब क्या हो गया, वायु ठंडा करने पर क्या होती है, अब आ जाएगा संकुचित, और गर्म करने पर क्या होती है, फैलती है, फैलने को कहते हैं प्रसारित। तो फिर क्या लग जाता, फिर ये लगता। तो अभी के हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से क्या है, इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन बी है। ये 3 नंबर का सवाल है एमटीएस में, मिल गए 3। चलो, एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित घटना है, एंसो का पूर्ण रूप क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में एल नीनो और लानीना इसके बारे में बताया था। तो ये एल नीनो जो है उसका पूरा नाम पूछा गया है, पूरा नाम है अल नीना सदर्न ओसिलेशन। ठीक है, और ये कहां से उत्पन्न होती है, पेरू से उत्पन्न होती है। और पेरू जो है उससे उत्पन्न होने के बाद इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है, और इसके कारण भारत में क्या आता है, सूखा वगैरह, अकाल वगैरह आता है। लानीना आएगी, बारिश वगैरह, सूखा, ये सब मैं बता चुका हूं वैसे। आप विंड वेन निर्धारित करता है, विंड वेन जानते हो ना आप, पवन चक्की वगैरह, ये दो विंड वेन जो है ये पवन की दिशा बताता है, और इसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। सबसे ज्यादा पवन चक्की जो है, पवन चक्की का देश किसको कहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। विशेष रूप से निर्मित पोखरण और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं। अब आपको पता है, मत्स्य पालन छोड़ दो, अपन चारों जो हैं दिए गए हैं ऑप्शन, उन सबके बारे में पढ़ लेते हैं। पिसीकल्चर, ये मछली पालन को कहा जाता है। पिसीकल्चर किसको कहते हैं, मछली पालन को, इसका उत्तर हो जाएगा आपका। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, इसको किस नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी है, गार्डनिंग। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती, इसको क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये कृषि की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां। ये देखो, इन सवालों की बात करता हूं मैं, ये जो डराने वाले सवाल नहीं होते, है कुछ नहीं, दूर से परछाई से दिखा दी है इतना बड़ा आदमी है, और वहां जाके देखा तो कुछ नहीं है, वो खोदा पाड़ निकली चुईया वाली कहानी। अब आप खुद ही देखिएगा, है कुछ नहीं, नॉर्मल पढ़े आप। प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है, हमें नहीं मतलब प्रीत लिख रही है कि परमीत लिख रही है ना, या लिख रहा है, जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। बस मैंने काम हमारा यहाँ आ गया। इसने पूछा है उत्तर अमेरिका, हमें पता है ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में इस एरिया में उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका वाली कहानी है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये एशिया है। ठीक है, और इनके बीच में पानी भरा हुआ है, पानी ये एस आकार का है, इसको अटलांटिक कह रहे हैं। यहाँ भरा हुआ है इसको इंडियन ओशियन, इस साइड पूरा भरा हुआ है, इस साइड भरा हुआ है उसको पैसिफिक या प्रशांत, ऊपर है आर्कटिक, और यहाँ है दक्षिणी महासागर। तो हो गए अपने 5 महासागर और 7 महाद्वीप। अब देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन अलग कर रहा, ये है आपका उत्तर अमेरिका, ये है आपका यूरोप, और बीच में ऐसा आकार का पानी है, और ऐसा आकार को क्या कहते हैं, अटलांटिक कहते हैं। देख लो कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इस पैटर्न से ये समझिएगा कि अब अटलांटिक वाला सवाल रिपीट नहीं होगा, लेकिन अब वो प्रश्न बदल सकता है। जैसे अटलांटिक उत्तर अमेरिका और यूरोप को ही अलग नहीं करता, ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को भी अलग कर रहा है, ये बन गया। या फिर एशिया अफ्रीका से अलग किससे होता है, या फिर एशिया यूरोप से अलग किससे होता है, किससे मिले हैं, किससे अलग हो रहे हैं, ये आप मैपिंग पे ध्यान दीजिएगा, इसी से सवाल बन रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र होता है। अब आपको ये सब पता है कि मिश्रण का क्षेत्र, इसका मतलब है कि आंधी तूफान भूकंप, ये सब जो चीज आप पढ़े हैं कहानी, ये सब किससे मंडल से संबंधित है, तो ये सब कौन से मंडल से संबंधित है भैया, ये सब है क्षोभ मंडल से संबंधित। क्षोभ मंडल के बारे में 1-2 पॉइंट और पढ़ लो एक्स्ट्रा। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और सबसे पतली परत है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर ज्यादा है। ध्रुवों पर कितनी है, लगभग 8 किलोमीटर,
और भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 18 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर और 18। ऐसा क्यों? ध्रुव जो है वो ठंडे हैं, और मैंने अभी अभी बताया था ठंडा है चीज तो हवाएं या गैसें संकुचित होंगी, सिकुड़ जाएंगी, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की गर्मी रहती है, और गर्मी है तो चीजें फैल जाएंगी, तो इससे यहाँ की गैसें थोड़ी सी कैसी हैं, प्रसारित हो गई हैं, और यहाँ की कैसी हो गई हैं, संकुचित हो गई हैं। तो इसको कहते हैं अपन 8 किलोमीटर की ऊंचाई यहाँ कहते हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये जो ट्रोपोस्फियर है, इंग्लिश में क्या कहते हैं चौमंडल को, ट्रोपोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है इसकी अधिकतम ऊंचाई कहाँ है, तो अधिकतम फैलाव कहाँ है, तो अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम फैलाव है भूमध्य रेखा पर, और कम ऊंचाई या कम फैलाव है ध्रुवों पर। इसी में आंधी तूफान भूकंप ये सब कहानी कहाँ देखने को मिलती है अपन को, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। ठीक है साहब, आगे चलो। जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये नॉर्मल सी परिभाषा है। अगर आपने सौर मंडल पढ़ा है तो, या ब्रह्मांड पढ़ा है तो, ब्रह्मांड जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको उल्का पिंड हो गया, धूमकेतु हो गया, तारे हो गए, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, और धूमकेतु जब आप पढ़ते हैं कॉमेट्स, तो इनके बारे में, एक पुच्छल तारा भी आप पढ़ते हैं, तो इनके बारे में जो है आप जब पढ़ेंगे तो ये परिभाषा सीधी सी है। धूमकेतु क्या होते हैं, ये रही जमी हुई गैसें, चट्टानें और धूल के कण के ब्रह्मांडीय हिमगोले क्या कहलाते हैं, धूमकेतु कहलाते हैं। और ये 3 नंबर का सवाल है, बिल्कुल सरल सा, 16 तारीख को पूछा गया है, मतलब सवाल कठिन नहीं आ रहे हैं, बस आपने पढ़ा हो थोड़ा सा। वही सेम सवाल, अभी प्रीतम या प्रीत करके कुछ था, अब मीना आ गई है। मीना अवसादी सेल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, करने दो, बात कर रही है, लड़की है, कर रही है भाई। निम्न में से यह कौन सा हो सकता है, तो हमें बेसिकली बस ये बताना है कि इनमें से अवसादी चट्टान कौन सी है। और चट्टानें 3 प्रकार की हैं, अपन पढ़ चुके हैं। एक है आग्नेय, जिसको इग्नियस कहते हैं, दूसरा है अवसादी सेडिमेंट्री, तीसरा है मेटामॉर्फिक या कायांतरित, कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं। ठीक है, जो चट्टानें हैं इनका अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब ये जो चट्टानें हैं अवसादी, ये हमें पहचानना है। आग्नेय चट्टानों में हम पढ़ चुके हैं, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब कैसी चट्टानें हैं, ये सब चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। अवसादी में कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब अवसादी हैं। इसके बाद कायांतरित, जैसे चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है, बलुआ पत्थर क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। तो ये ऐसे करके आपसे पूछ लेता है, ग्रेफाइट क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। ये सब हो गई रूपांतरित, बस इससे बन गए आपके सवाल। अब ये जो बलुआ पत्थर है वो क्वार्टजाइट बनता है, तो बलुआ पत्थर पहले क्या है, अवसादी, और अगर वो पूछ ले क्वार्टजाइट क्या है तो कायांतरित। जैसे सेम कहानी, ये कोयला कैसा है, अवसादी, कोयला किस में बदला, ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट क्या हो गया, रूपांतरित। चूना पत्थर क्या है, अवसादी, चूना पत्थर क्या बना, संगमरमर, मार्बल, ये क्या हो गया, ये हो गया कायांतरित या रूपांतरित, सेम कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, सर सर सर, ये तो अभी अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी अभी, कि रबर के उत्पादन में पहले पे कौन है, कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, और चाय के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, ऐसा कुछ है ना। विश्व में कॉफी, सॉरी, चावल के उत्पादन में, विश्व में कॉफी के उत्पादन में जो है वो ब्राजील है, हमें पता है। चिली जो है ये तांबे में पहले नंबर पे है। चिली दक्षिण अमेरिका का शहर है, और आपने सुना होगा सबसे लंबा देश, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, और सबसे लंबा देश है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। ठीक है, ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक में भी आता है, और किस में आता है, कॉफी उत्पादक में भी आता है। थाईलैंड जो है ये रबर उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। चिली का वापस से हुआ है, चिली का अपन पढ़ चुके हैं, ये इसमें है, इसी में। अब ब्राजील का एक बार देख लेते हैं, ब्राजील दुनिया में कैसा है।
चलिए, अच्छा ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, भारत में जो है, ये ब्राजील ठीक है, भारत में जो है वो सबसे बड़ा कौन सा राज्य है गन्ना उत्पादक में पहले नंबर पे, तो उसका नाम आता है यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश। कल यहीं पे उद्घाटन होना है राम मंदिर का। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ये बताने की जरूरत है नहीं बेसिकली, आपको आपको पता है जो सूर्य के पास है वो गर्म है और सूर्य से जो दूर है वो ठंडा है। अरुण, वरुण, प्लूटो है नहीं, तो वरुण इसमें देख लीजिएगा, यूरेनस या नेपच्यून। तो उत्तर क्या है? नेपच्यून, जिसको आप क्या कहते हैं, वरुण ग्रह। ये सबसे कैसा है? ठंडा है। ओके, वर्षा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ऐसे करके सवाल है। अब वर्षा का सवाल आ गया है तो और भी यंत्र अपने पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने ये फोटो जो है ऐड किया है। चलो समझ लेते हैं। वर्षा वर्षा का जो है उसको किससे नापते हैं? रेन गेज से। अब देखो, इसके अलावा थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। चलो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर भी अगर दिखाई नहीं दे रहा हो अच्छे से तो। विमानों की जो ऊंचाई है, वायुयान की ऊंचाई, वो अल्टीमीटर से मापी जाती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत ऊर्जा का संग्रह, ये क्या होता है? अक्यूलेटर। ऑडियोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता जो मापता है, ध्वनि की तीव्रता जो है वो नापी जाती है, वो कैसे? ऑडियोमीटर से। और यूनिट है इसकी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई आपसे पूछ ले तो इकाई है डेसिबल। ठीक। अमीटर, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? अमीटर है। ओडोमीटर क्या है? जो मोटर गाड़ी है उसकी जो गति मापता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओडोमीटर। वायु की गति, एनीमोमीटर, ये याद रखिएगा। बाकी हाँ, ये भी अपने काम का है। कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा माप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बैरोग्राफ कोई दिक्कत ना है। हाँ, बैरोमीटर आप याद करिएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, ये लिख लीजिएगा। कैस्कोग्राफ, ये भी आया है, ये चंद्रशेखर बोस वगैरह आपने नाम सुना होगा, और ये पौधों की वृद्धि को मापता है कैस्कोग्राफ। सिस्मोग्राफ बहुत आया है पेपर में। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। फेदोमीटर बहुत आता है पेपर में, समुद्र की गहराई नापते हैं फेदोमीटर से। फेदोमीटर से क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई। लेक्टोमीटर आपको पता है, दूध की शुद्धता, लेक्टोमीटर से। और सोना वगैरह, हीरा वगैरह, कैरेट वगैरह, ये आपने सुना होगा, सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर है ना, या कैरेट में। पायरोमीटर क्या है सर? उच्च तापों को मापने वाला यंत्र जो है उसको पायरोमीटर कहते हैं। जैसे सूर्य का तापमान मापना है, हाई टेम्परेचर। क्रोनोमीटर, जहाज के सही समय के मापन हेतु क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये कुछ आपके यंत्र हैं फिजिक्स से संबंधित, और जियोग्राफी में सवाल पूछे जाते हैं यंत्रों से, तो आप इनको याद रखिए। चलो, कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर, ये थोड़ा सा लेवल है ना। अभी तक आप जो एमटीएस के सवाल लगा रहे थे उनमें लेवल दिख नहीं रहा था, नॉर्मल से सवाल है। इतिहास के सवाल भी बिल्कुल सरल हैं। लगता है कि एमटीएस के कठिन सवाल आ रहे हैं, नहीं है, मैं बिल्कुल शिफ्ट वाइज टाइप करवा रहा हूँ, आप चेक करिएगा। थोड़ी सी भी हिस्ट्री पड़ी होगी, आपका सवाल गलत नहीं होगा उसमें, है ना। ये देखो, क्यूपर बेल्ट के बारे में इन्होंने पूछा है, तो होता क्या है क्यूपर बेल्ट, तभी तो बता पाएंगे कि कहाँ पाया जाता है। तो ये देखिएगा, ये एडी कर दिया है मैंने। कुइपर बेल्ट जो है उन बर्फीले ग्रहों के पिंडों का संग्रह है जो नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बर्फीले जो हैं वो किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? नेपच्यून के चारों ओर। और इसको क्यूपर बेल्ट क्यों कह रहे हैं? ये भैया खोजा गया है। एडगे बर्थ और क्यूपर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है इसको। बाकी ये नहीं पूछेगा आपसे, पर ये याद रखिएगा। इस लाइन से आपका उत्तर अपने आप ही आ गया, नेपच्यून तो उत्तर हो ही गया। होता क्या है ये और देख लीजिएगा। कोई भी ओटी आ जाए तो उसका उत्तर पढ़ के मत भागा करिए, क्योंकि वो ओटी सेम टू सेम रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। उसी से रिलेटेड बन सकता है, तो शब्दावली समझना और बाकी के ऑप्शन भी देखना कि ये क्यों नहीं सही है। अब उसके चारों लगा रहे हैं तो अपने आप हट गए। चलिए, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, शनि ग्रह सबसे हल्का वगैरह वगैरह। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ये सवाल है भैया, ठीक है।
चलिए, ये सवाल अकेले एमटीएस में नहीं आया है, अभी चेक किया हूं मैं, ये सवाल आया है आपके एसएससी जेई अक्टूबर 2020 और सीएचएसएल में भी सेम अक्टूबर 2020 में ये पूछा गया है। सीएचएसएल अक्टूबर 2020 में ये पूछा गया है कि जो मौसम है, अच्छा, एक वर्ष में जो भी दिशा होती है, जो भी ऋतु होती है, उसको मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। और मौसम की जो परिकल्पना है, ये हेले आपने सुना होगा, है ना? ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने मौसम संबंधी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था सबसे पहले। अगर आपने नहीं सुना है तो कोई समस्या नहीं है ऐसी बड़ी। ये जो मौसम है, ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है भैया? अरबी शब्द है। तो आपसे ये पूछा गया था सीएचएसएल में, मौसम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन से, अरबी से, फारसी से, ऐसे करके सीएचएसएल 2020 का सवाल है अक्टूबर का। तो मौसम शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है? ये हुई है अरबी शब्द से हुई है। ये आपका रहा मानसून या मौसम। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गारित सामग्री सामान्यतः चट्टान के रूप में निकलती है। ये तो आपको पता ही है क्या निकलता है, ओला, पारा, प्लाज्मा, ये तो हट ही गया बचा के अलावा। और आपको पता ही है कि लावा जो है ये ठंडा होकर जम जाता है, इसी से बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी के ऊपर और अंदर ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अब ये थोड़ा सा आपको समझना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर उष्ण और शीतोष्ण क्या होते हैं, और मैं बता चुका हूं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 से 25 नॉर्थ और साउथ, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। इसके बाद 25 से ऊपर अपन जाते हैं तो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण मतलब ठंडे एरिया वाले। और जब आप ये पढ़ते हैं, प्रेयरी हो गया, अमेजन हो गया, लानोज हो गया, समझ गए? तो जब आपने थोड़ी सी पढ़ी है ये जियोग्राफी, तो आप ये देखिएगा कि प्रेयरी जो है ये अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है? प्रेरी है कहाँ? अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना, ये दोनों शीतोष्ण है। कैसे हैं? शीतोष्ण, ठंडे वाले इलाके के, है ना? लानोज वेनेजुएला में है। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में, घास के मैदान है। इसके अलावा जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी घास के मैदान है जिनको आप डाउन्स के नाम से जानते हैं। साउथ अफ्रीका जो है, इसमें भी घास के मैदान है, इनको आप वेल्ड के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका में भी घास के मैदान है, इनको आप पटाना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और साइबेरिया वाला जो इलाका है उसमें भी आपने एक घास के मैदान सुने होंगे, इनको आप किस नाम से जानते हैं? स्टेप्स के नाम से या स्टेपीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ घास के मैदान है, बस इतने ही पढ़ने हैं, काम हो जाएगा आपका इनसे। और अमेजन जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। भूमध्य रेखा आपने देखा होगा, अमेजन ब्राजील में बहती है, और ब्राजील से एक रेखा गुजरी है जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। ब्राजील के दक्षिण में मकर रेखा भी गुजरती है। तो अमेजन जो है, यहाँ पर कंपास, कटिंगस, कैंपोस, ऐसे करके, अगर आपने मैपिंग करी है, दक्षिण अमेरिका का कॉन्टिनेंट पढ़ा है आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक दिन दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट वाइज लेक्चर बनाऊंगा, उनको देखना। दक्षिण अमेरिका में कौन से देश हैं, 13 देश कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, इस राजधानी के बाद कौन सी नदियां, कौन सी झीलें हैं, जैसे पूपो झील कहाँ पे है, मरकाइबो झील कहाँ पे है, इसके बाद इताइपू बांध कहाँ पे है, और कुछ खदानें हैं आपके अर्जेंटीना, अटगामा मरुस्थल कहाँ पे है, कोटोपैक्सी आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी का, ये कहाँ पे है। ये जिनने पहली बार सुनी है, ऐसे बाउंसर सा जा रहा होगा, ऐसे टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल अपन मैपिंग वाइज पढ़ेंगे अच्छे से, कंटेंट उठा के लिख लिख के आराम से अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर आपको ये भी पता होगा, जैसे मैं बोलूंगा कि अर्जेंटीना, तुरंत दिमाग घूम जाएगा, सर ये तो ब्राजील के पश्चिम की साइड आप बात कर रहे हो। मैं बात करूंगा वेनेजुएला, तुरंत ब्राजील के ऊपर आप बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा ब्राजील जो है वो किस सागर से लगा है, प्रशांत से, अटलांटिक से, आप समझ जाओगे। तो मजाक वाला सवाल पूछ लिया, इस साइड ब्राजील है तो अटलांटिक से लगा होगा, चिली की बात करो तो प्रशांत से लगा है ना? तो ये कब पता चलेगा? जब आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, बस, और कुछ नहीं। आगे, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है? ये बताने की जरूरत है कि आप पहले से समझ जाएंगे।
विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, पहले तो ये समझ लो। विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक। हिंद महासागर का विस्तार कौन सा है, सवाल बन चुका है। एस आकार का महासागर कौन सा है, ये सवाल भी आपके पेपर में बन चुका है। एस आकार का अटलांटिक है। बात समझ गए, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है, सेम सवाल है, स्लाइड जो है रिपीट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ महासागरों के फैक्ट हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, अपन पढ़ लेते हैं। जो फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो, महासागरों का क्रम पूछा है, या महासागरों का क्रम इसमें दिया गया है। हो सके आपसे पूछ ले वो कि महासागरों का क्रम बताइएगा। हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो पता है, लेकिन उनके बीच में समस्या ना बन जाए कि दक्षिणी महासागर पहले लूं कि अटलांटिक पहले लूं कि हिंद महासागर पहले लूं। तो क्रम जरूरी है ना। महासागरों के क्रम में सबसे पहले आ गया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा आ गया अटलांटिक, एस आकार का। फिर आ गया हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। फिर आ गया दक्षिणी महासागर, और अंत में आ गया आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर। ठीक है। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, और प्रशांत महासागर में टोटल कितना प्रतिशत जल है, टोटल का 46% जो है वो जल है। और इसी प्रशांत में आप थोड़ा सा याद कर पा रहे हैं तो मेरियाना ट्रेंच इसी प्रशांत महासागर में है। देश का नाम लगता है फिलीपींस, और ये फिलीपींस अगर आपने पढ़ा हो तो इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है सर, याद रखिएगा। और फिलीपींस सरकार एक पुरस्कार भी देती है, इस पुरस्कार का नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है, इसलिए इसको एशिया का नोबल भी कहते हैं। किसको, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये जो पुरस्कार है सबसे पहले मिला था हमारे भारतीय व्यक्ति थे विनोबा भावे, इनको दिया गया। तो विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये रमन मैग्सेसे फिलीपींस सरकार के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, उनका नाम था ये। ठीक है। और ये जो विनोबा भावे हैं इनके बारे में भी अगर एक लाइन में बताऊं तो इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। आजादी के समय ये थे कौन, विनोबा भावे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला अटलांटिक, पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर। और जैसा मैं बता चुका हूं, आपसे पूछे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और प्रशांत महासागर ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आपको अटलांटिक ही लगाना है। आप ये मत बोलिएगा ये तो गलत हो गया सवाल, है ना। जैसे सेम पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप उसमें देख रहे होंगे एशिया मिलेगा सर, तो एशिया ऑप्शन में ही नहीं है। और एशिया ऑप्शन में नहीं है तो आप फिर अफ्रीका की ओर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया वाइज। सभी महासागरों में सबसे नमकीन महासागर कौन सा है, ये अगला फैक्ट है। अटलांटिक महासागर सबसे नमकीन है, लवणता में ज्यादा है, ऐसे याद करिएगा। ये 17 जनवरी को आया है। एस आकार का कौन सा है, ये अपन पढ़ चुके हैं। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, ये भी कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से सवाल आपको याद आ रहा हो तो उत्तर अमेरिका यूरोप से इसी से अलग होता है, और दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से इसी से अलग होता है। आप लोग थोड़ा मैप देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन तीसरा बड़ा महासागर है, और अन्य महासागरों की तुलना में गर्म है। ये अन्य महासागरों की तुलना में कैसा है, हल्का सा गर्म है। कुछ क्षेत्रीय समुद्र हैं, इससे सवाल बना था, याद करिएगा। ऐसा मत बोलिएगा ये ऐसे ही ऐड हो गया है, ये टाइप किया है। अरब सागर इसी का हिस्सा है, ये बन चुका है सवाल। बंगाल की खाड़ी भी इसी का हिस्सा है। लक्षद्वीप सागर भी इसी का हिस्सा है, और हाल ही में लक्षद्वीप चर्चा में रहा है। मोदी भाई साहब जब से घूमने गए हैं वहां पे, तब से चर्चा में रहा है ये लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सागर किसका हिस्सा है, ऐसा सवाल बन जाए तो हाथ मत खड़ी कर लीजिएगा। ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं, पगला गए हैं, ये तो किसी ग्रह दूसरे से आ गए हैं और यहाँ आके देख लेते हैं कि बच्चों की बैंड कैसे बनानी है, और उसी के चक्कर में जो भी सवाल आया उनके दिमाग में डाल दिया। भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब ना, कुछ तो है, रिलेशन है। लक्षद्वीप जो है ये सागर किसका है, हिंद महासागर का। सोमाली सागर किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का। और अंडमान सागर भी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का। तो ये जो कुछ 5 सागर आपने पढ़े हैं वो हिंद महासागर के हिस्से हैं, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। और नहीं पता है तो लिख लो कौन कौन से, बंगाली खाड़ी, अरब सागर आपको पहले से पता है, लक्षद्वीप सागर जो नहीं पता था, सोमाली सागर ये भी नहीं पता था,
अंडमान सागर ये पता होगा। चलिए, हिंद महासागर की जो आकृति है यह त्रिकोणीय है और ये एचपी टेट में आया है 2019 में। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर या समुद्र स्थित है, ऐसे करके सवाल बना है CHSL 2022 में। तो हमें पता है भारत के पश्चिम में जो है वो अरब सागर है, भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में कोई भी सागर नहीं है। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा अगला, महासागरों के क्रम में ये आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद प्रशांत हो ही गया। हाँ, ये कुछ फैक्ट देखिएगा, मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर जो है का नाम इसके खोजकर्ता फर्डिनेंट मैगलन के नाम पर है। फर्डिनेंट मैगलन ने प्रशांत महासागर की खोज करी। तो इसके बारे में कहानी है कि विश्व में समुद्र के चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति फर्डिनेंट मैगलन ही है। ठीक है, ये महाद्वीपों का क्रम है सर, इससे भी सवाल बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। ये देखो, एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो 48 देशों का समूह है। कितने देश हैं? अच्छा, महाद्वीप और देश में क्या अंतर है? वही अंतर है सर जो अंगूर और अंगूर के गुच्छे में है। अंगूर के गुच्छे में कई सारे अंगूर हो सकते हैं, ऐसे एक महाद्वीप में कई सारे देश हो सकते हैं। एशिया जो है ये 48 देशों का समूह है, अफ्रीका 54 देशों का समूह है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें 54 कमरे हैं और इसमें 48 कमरे हैं, तो 54 कमरे वाला घर बड़ा होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हो सके 54 कमरे 10 बाई 10 के ही बने हैं, और वो जो 48 कमरे हैं वो 10 बाई 50 का एक ही हॉल लिए बैठा है, एक एक करके। मतलब अफ्रीका महाद्वीप जो है 54 देश तो हैं, लेकिन देशों का एरिया छोटा छोटा है। और एशिया महाद्वीप में बड़े 48 देश है, लेकिन देशों का जो एरिया है वो बड़ा बड़ा है, जैसे रसिया, जैसे चाइना, जैसे इंडिया, ये बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका आता है, 23 देशों का समूह है। चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका है, 13 देश है, 12 + 1, एक फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, फ्रांस के कब्जे में। अंटार्कटिका अगले पे है, यूरोप अगला है, और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा। और खास बात है इसकी, ऑस्ट्रेलिया की, चारों ओर से पानी से घिरा होने के कारण इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जैसे यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं, ऐसे इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। अब आपके लिए सवाल है, ऑस्ट्रेलिया जो है, नकल मत करिएगा बस, कि गूगल करके बता दिया। आप आराम से कमेंट में लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी, पहला सवाल। दूसरा, अमेरिका की खोज किसने की? तीसरा, भारत की खोज जो है वो किसने की और कब की गई, है ना। ये 3 सवाल आपके लिए रहेंगे। चलिए, ये वाला जो है सवाल अगला आ रहे हैं अपन। अब इसके लिए अपन अगली वीडियो में आते हैं। यहां तक की वीडियो जो है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।